अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए कहानी कनीज़ की दूसरी किस्त पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। पहली किस्त के आखिर में आपने सुना कि एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान अपनी हसीन घोड़ी पर सवार मुजफ्फरपुर शहर के चतुर्भुज स्थान रोड से गुजरता है, जहां हर चार जानिब के कोठों से मौसीकी की शीरी लय पर गज़ल गोई की निस्वानी आवाज़ सुनकर वो यकायक रुक जाता है। उसी असना एक मुअम्मिर शख्स उसके करीब से गुजरता है तो वो उसे मुखातिब करके पूछता है कि जनाब, यहाँ इन इमारतों में क्या हो रहा है? मुअम्मिर शख्स उसे मुख्तसर जवाब देता है, मुजरा। ये सुनकर नौजवान मचलकर बड़बड़ाता है, ओह, मुजरे का जिक्र तो मैं सुन चुका हूँ। लेकिन नौजवान अपनी बातें पूरी करते करते खामोश हो जाता है तो शख्स मज़कूर कहता है, लेकिन आपको मुजरे और उस हसीन मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका नहीं मिला है, तो जाइए, लुत्फ़ उठाइए, मगर मोहतात रहिएगा। अपने अल्फाज के साथ ही वो शख्स मुस्कुराता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ जाता है और जवान घोड़ी से उतरकर करीबी कोठे के नज़दीक ही बिजली के खंभे से उसे बांध देता है और बाहर से ही बनी ऊपर तक जाने वाली सीढ़ी के पहले जीने पर जो ही कदम रखता है, ठिठक कर रुक जाता है, क्योंकि मोहब्बत वो इल्तजा की चाशनी में डूबी हुई भारी आवाज़ में बतौर नसीहत कुछ अल्फाज उसकी समाज से टकराने लगते हैं। जी हाँ, अब आगे सुनिए वो अल्फाज क्या थे। मैंने सुना कि छोटे सरकार अपनी मिल्कियत जो काश्तकारी के सैकड़ों बीघे ज़मीन और शहर के मुख्तलिफ महल्लों में वाक़े मकानात पर मुश्तमिल है, उसका जायज़ा लेने और अपने मकसद की तकमील की तैयारी के लिए मुजफ्फरपुर में क़याम के इरादे से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बेहद खुशी हुई, मगर ऐसे में दादा जान की कुछ गुजारिशात भी साथ लेते जाएं। बेटे, दौरे हाजरा में जहाँ ज़मींदारों और अमीर व उमरा की बेशतर औलादें काहिल व नाकारा बनकर अपनी पहचान तक खो बैठी हैं, वहीं आपसे मुअज़्ज़ आपके तमाम ख़ानदानी अफराद को ही नहीं, दूर दूर तक के समाज के हर ख़ास व आम को की भी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। लिहाजा शहर की तमाम रंगीनियों और फितना अंगेज़ मुसरतों से बेनियाज रहकर अपने ख़ानदानी वक़ार को कायम रखने के लिए सरकार की किसी ऊंची कुर्सी तक पहुंचना आपका नस्बुल-ईन होना चाहिए, जो आपके दादा जान की आखिरी ख्वाहिश भी है, जिसे आपके अब्बा हुजूर हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पूरी करने से माजूर रहे। तब खुद उसी ने जवाबन कहा था, आपकी ख्वाहिश मेरे सर आँखों पर दादा जान, खुदा आपको लंबी हयात बख्शे। मैं आपकी आरज़ू को पाया तकमील तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। दादा जान ने कहा था, बहुत खूब, बहुत खूब, जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मुलाजमीन को भी मैंने हिदायत कर रखी है। उन अल्फाज के साथ साथ जवान चौंक पड़ा, ताहम निगाहें उठाकर कोठे के गेट पर पड़े दबीज़ पर्दे की जानिब देखा, जहां शहर की मशहूर रोबीली तवाइफ की हसीन बान बेटी कशिश बानो अब दूसरे गज़ल का पहला मिसरा बार बार दोहरा रही थी, जिसे नामालूम शायर मुअज़्ज़म ने लिखा था। एक आलम हैरत से दो चार ज़माना है, इस मिसरा को सुनता हुआ जवान गेट पर जाकर पर्दे के पीछे रुक गया तो गुलकारा ने शेर मुकम्मल किया। एक आलम हैरत से दो चार ज़माना है, ये बात यकीनी है तूफ़ान तो आना है, आओ के बदल डालें ये रश्म बही माना, जालिम की क़यादत से दामन को छुड़ाना है। नौजवान अशार सुनकर मचल उठा और बहुत खूब कहता हुआ पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथ में चाबुक था और गद्दी पर बैठी निगरान जमीला बेगम के हाथ में पान की गुलोरी, जिसे वो मुंह में रखते रखते रुक गई थी। बज़्म में मौजूद दर्जनों लोग और नाचती हुई कशिश व साजिंदे सभी मुतहर हो उठे थे। कशिश के थिरकते कदम रुक गए थे और उसकी निगाहें जवान के सरापा पर गर्दिश करने लगी थीं। जमीला बेगम ने रोबीले लहजे में कहा, बैठ जाइए अजीज़म, कशिश तुम अपनी कारकर्दगी जारी रखो। वो मज़ीद बिजली की सी फुर्ती से नाचने लगी और नौजवान ने पलटकर हाल के एक कोने में
देखा जहां पुराने तर्ज की कपड़े वाली एक फोल्डिंग कुर्सी रखी थी। उसने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और हाल के दरमियाना हिस्से में लाकर बैठ गया। फिर क्या था, वहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन महफिल व जमीला बी के चेहरे हैरत व गुस्से के मिले जुले तासुरात से भर उठे। जबकि नाचती हुई कशिश मुस्कुरा पड़ी तो साजिंदे भी एक दूसरे को देखकर झेंपते और मुस्कुराते रहे थे। बहरहाल कशिश ने चंद लम्हों में गज़ल पूरी की और बैठकर घुंघरू खोलने लगी। रात का 10 बज चुका था। तमाशबीन हजरात गद्देदार फर्श से उठकर जमीला बी के सामने अदब से रुपए डालते हुए रुखसत हो गए। सिर्फ 38 साला बकरा दाढ़ी वाला एक शख्स बैठा रहा और गुरूर से नौजवान को देखता रहा था। उसका नाम बदरुद्दीन कादरी था। बहरहाल खैर जमीला बी ने गुरूर से कहा, अब मुजरा ख़त्म हो चुका है बरखुरदार, और आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि ये किसी रईस की ख्वाबगाह नहीं, तवाइफ का कोठा है। यहाँ के कुछ ज़ाब्ते और उसूल हैं, लिहाजा आप का इस तरह बैठना हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है। नौजवान हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी से उठते हुए बोला, आपके दस्तूर क्या हैं मुझे उसका कतई इल्म नहीं, अलबत्ता अपनी बिसात का पूरा एहसास है मुझे। वैसे तवाइफों के कोठे और मुजरों का जिक्र किस्से कहानियों में भी पढ़ा था और छुप छुपाकर एक दो फिल्मों में भी ऐसे मनाजिर देखा था। आज रूबरू होने का इत्तफाक हुआ, लेकिन आप मोहतरमा उसूल, ज़ाब्ते और दस्तूर का जिक्र ले बैठी। इसकी बातें सुनकर कशिश व साजिंदे झेप कर मुस्कुराने लगे। ऐन उसी वक्त वो हाल से मुल्हिक कमरे के पर्दे के पीछे आकर खड़ी हो गई। किसी दोशीज़ा के भरे भरे मरमरी हसीन पाँव नजर आए। बारसूरत बदरुद्दीन कादरी अपनी जगह से उठा और आगे आते हुए अकड़ कर बोला, तो पहली बार ऐसी महफिल में आए हो मियाँ, कहाँ से तशरीफ़ लाए हो? अजनबी नौजवान ने संजीदा लहजे में पूछा। क्या ये बताना ज़रूरी है? बदरुद्दीन ने गुरूर से मुस्कुरा कर कहा, क्यों, बताने में घबराहट हो रही है? अजनबी नौजवान बोला, घबराहट व सरासमीगी क्या और कैसी होती है मोहतरम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एहसास ज़रूर है कि ऐसे मकामात पर एक दूसरे के ताल्लुक़ से गुरेज करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे शौकीन लोग भी होंगे जो अपने ख़ानदानी अफराद से बचाकर भी कभी कभार इस तरह की महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मकसद लेकर आ जाते होंगे। नौजवान की ये बातें जमीला बी, कशिश बानो, पर्दे के पीछे खड़ी मकनातीसी हुस्न की मलका कनीज़ फातिमा और साजिंदे सबों की समझ में बखूबी आए। लेकिन मियाँ बदरुद्दीन का मकसद तो अजनबी जवान पर धौंस जमाने का था। लिहाजा कहकहे लगाते हुए जमीला बी की जानिब देखकर बोला, सुन लिया ना आपने बड़ी बी, ऊंचे लोगों की नकली औलादें ऐसी ही हुआ करती हैं जिन्हें अपने नुत्फ़े का राज खुल जाने का खौफ सताता रहता है। नौजवान को गुस्सा आ गया तो उसका लहजा तल्ख हो गया। उसने कहा, गुस्ताख मोहतरम, ज़ुबान को लगाम दो। अपनी सफाई में बदरुद्दीन गरज उठा, खामोश बदतमीज़, तुम में आखिर कौन सा सुरखाब का पर लगा है कि फांसी कूटने लगे? सीधी सी बात, उसका जुमला पूरा हो उससे कबल ही जवान का भरपूर मुक्का बदरुद्दीन की कनपट्टी पर पड़ा और वो फुटबॉल की तरह दीवार से टकरा कर ज़मीन पर लुढ़क गया। उसी लम्हा गेट पर पर्दे के ताक़ुब में खड़ी दोशीज़ा ने बेधड़क पर्दा हटाकर एक पल के लिए हैरत से माहौल में झांका और दूसरे ही पल जैसे उसे होश आ गया और वो फ़ौरन पर्दे की ओट में हो गई। साजिंदे अपने अपने साज़ों को उठाकर भागने को हुए कि जमीला ने हाथ के इशारे उन्हें रोक दिया। अजनबी नौजवान चाबुक घुमाते हुए इत्मीनान बख्श अंदाज में आगे बढ़ा और बोला, मियाँ चुपुद्दी, वो घूंसा था मेरे तारुफ की इब्तदा, अब मेरे नुत्फ़े का राज ये चाबुक बताएगा। बदरुद्दीन से हम उठा और कशिश बानो फ़ौरन सामने आ गई
और हाथ जोड़ती हुई इल्तिजा आमेज लहजे में बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए साहबजादे, आप चाहे जो भी हो माफ़ कर दें, वरना कोठे की बदनामी होगी। नौजवान ठिठक कर रुकते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, फिर भी मैं पता करूँगा मियाँ तुम हो कौन, और हाँ मोहतरमा, यहाँ के दस्तूर से लाइल्म होने के सबब मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपने अपने इज़हार फ़न की उजरत में अपने शहदाइयों से क्या पाया, मगर इस वक्त मेरी जेब में पड़े हुए मामूली रकम 2000 को अगर अपनी उजरत के काबिल समझें तो कबूल कर लें। ये सुनकर सबों की आंखें हैरत से फैल गईं और कशिश ने मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे का आंचल अपने हाथों पर फैलाकर उसके आगे किया तो नौजवान ने रुपए उसके आंचल में डाल दिए। कशिश मुस्कुराकर बड़बड़ाई, ज़हे नसीब बहुत हैं, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। दूसरे ही लम्हा अजनबी जवान तेज़ी से मुजरा हाल के बाहर निकल गया, मगर मगरूर जमीला बेगम के दिलो दिमाग के अंदर खलबली मचा गया था। उसके जज्बात में शोले भड़क उठे थे। वो ख्यालों में गुम होकर बड़बड़ाई, मैं भी मालूम करूंगी तुम किसके पिल्ले हो, जो दौर हाजरा के मौजूदा माहौल में भी अपनी शान दिखा गए हो। कनीज़ फातिमा बिनते जमीला बेगम अब पर्दे से निकलकर सामने आ चुकी थी और अपनी माँ व बद्दू मियाँ की कैफियत देखकर कशिश से निगाहें चार करके मुस्कुरा पड़ी और फिर उसी पल दोनों तेज़ी से गैलरी की जानिब लपकीं तो साजिंदे भी ताक़ुब में गए। उसके पीछे जमीला बेगम और अपनी कानपट्टी सहलाता हुआ बदरुद्दीन भी जाकर खड़ा हो गया। सबों ने देखा खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी अपने हसीन सवार को लेकर कच्ची सराय की जानिब तेज़ी से भाग रही थी। उसी असना सारंगी मास्टर सुभान ने कहा, बाप रे बाप, मैंने तो समझा कि अब हुआ जुल्म। जवाबन कनीज़ बोली, जुल्म हो भी जाता अगर कशिश आपी बीच में नहीं आती। कशिश ने मुस्कुराकर कहा, असली नकली की पहचान आज बद्दू मियाँ को अच्छी तरह हो गई। बदरुद्दीन चिढ़े हुए लहजे में बोला, मैं इस ज़माने का लूटा पिटा मखलूक ही सही कशिश बानो, मगर हूँ तो आखिर ऊंचे लोग ऊंची बिरादरी वालों की ही औलाद ना। डर देख लूँगा मैं भी किसी दिन उस लफंगे को। कनीज़ धीरे से हंसकर शरारत आमेज लहजे में बोली, क्यों बद्दू भैया, आज के देखने से तबीयत आसूदा नहीं हुई क्या? उसकी बातों पर सभी हंस पड़े थे, लिहाजा जमीला बेगम ने सख्त लहजे में कहा, कनीज़ तुम्हें बदरुद्दीन का तमस्खर उड़ाने की आदत हो गई है। कनीज़ जल्दी से बोली, नहीं अम्मी जान, मैं तो बद्दू भैया के सवालों का मोहस जवाब दे रही थी। जमीला कुछ सोचते हुए बोली, तुम लोगों को नहीं मालूम कि बदरुद्दीन मियाँ कितने काम के आदमी हैं कशिश बेटी। कशिश ने कहा, जो भी हो खाला जान, मगर ये भी सच है कि इन्हें सबों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। आखिर अजनबी नौजवान से इनका क्या लेना देना था। बदरुद्दीन ने हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैं तो आपकी खाला जान का साथ निभाने की कोशिश कर रहा था। कशिश ने तुनक कर कहा, हरगिज़ नहीं बद्दू मियाँ, साथ निभाने या तरफदारी करने का तरीका ही गलत था। आपको खुद एहसास है कि आपने अपने अल्फाज से नौजवान को कैसा नस्तर लगाने की कोशिश की थी। जवाबन बदरुद्दीन सिटपिटा कर बगले झांकने लगा तो कनीज़ मुस्कुरा कर बोली, बद्दू भैया के दादा जान के पास हाथी थी आपी, अब ये जनाब उसकी जंजीर लेकर घूम रहे हैं। जमीला बेगम के अलावा फिर सभी कहे लगाकर हंस पड़े तो बदरुद्दीन भड़क उठा। क्या कहा कनीज़ आपने? अभी तो आप खुद शीरखार बच्ची हैं, क्या जानेंगी, हमारे आबाओ अजदाद की भी कुछ शान थी, पूछ लीजिए अपनी अम्मी जान से। कनीज़ फ़ौरन बोली, इसकी क्या ज़रूरत भाईजान, हमें तो आपकी ही बातों पर मुकम्मल यकीन है। मुफ्त मुजरे की आदत ने आपकी शान और शौकत को बरतरी बख्श दी है। जमीला बेगम ने बुलंद लहजे में कहा, उफ बहुत हुआ कनीज़, चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ वरना मार खाओगी। कनीज़ ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, जा रही हूँ अम्मी जान, चलिए आप ही, कनीज़ ने कहा। और जमीला जो किसी ख्यालों में मुस्तगरक थी, बद्दू मियाँ
वह साजिंदे पर फरमान जारी किया, मियाँ बदरुद्दीन आप लोग मेरे कमरे में आए। बहरसूरत वो खुद तेजी से अपने कमरे की जानिब चली गई थी। रात का 11:30 बज चुका था। जमीला बेगम बेचैनी से निगाहें झुकाए अपने कमरे में टहल रही थी। बदरुद्दीन और साजिंदे एक जानिब संजीदा खड़े उसे एकटक निहार रहे थे। दूसरी जानिब से कनीज व कशिश बानो मुल्हिक कमरे के पीछे छुपकर मुल्हिक कमरे के पर्दे के पीछे छुपकर उन सबों को देख रही थी। बदरुद्दीन ने कहा, बड़ी भी आपने हमें अपने कमरे में बुलाया था। जमीला बेगम चौंक कर बोली, हाँ, आप लोगों को मैं एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। बदरुद्दीन फौरन बोला, मोहतरमा आप हुक्म सुनाकर तो देखिए। जमीला बी ने कहा, आप लोगों को पता लगाना है कि यह अजनबी जवान कौन था जो हमारे कोठे पर अपनी शान व शौकत दिखा गया और हम तमाशा देखते रहे। बदरुद्दीन ने फ़ख्र आमेज़ लहजे में कहा, आप फिक्रमंद न हो मोहतरमा, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे, क्योंकि ये मालूमात हासिल करना सिर्फ आपकी ही नहीं मेरी भी ज़रूरत है। जमीला ने मचल कर कहा, बहुत खूब मियाँ बदरुद्दीन, अब ये दौर जमहूरियत का है जहाँ सबके हुकूक बराबर हैं, कोई तीसमार खान ही क्यों न हो। दौरे हाजरा में हुक्काम व अदालत भी कमज़ोरों की शिकायत को संजीदगी से लेते। खुशामद और जी हुजूरी का ज़माना अब जा चुका है। बदरुद्दीन ने तायीद की, बिल्कुल मोहतरमा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्यों सुलेमान भाई? तवलची सुलेमान लंबा सांस लेकर बोला, हाँ भैया, मगर हम ये सब कुछ करने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। हमें तो बस ये समझना चाहिए कि वो एक परस्तार की हैसियत से आया था, मगर आपकी तुरशरुई के सबब नाला होकर चला गया। जमीला ने सख्त लहजे में सुलेमान से पूछा, तो क्या तुम ये समझ रहे हो सुलेमान कि अब वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा? सुलेमान ने जवाबन कहा, इसकी क्या गारंटी है मैडम? आ भी सकता है। अब रहा कि उसे मोहब्बत से यहाँ के दस्तूर बता देना ही काफ़ी होगा, क्योंकि मुझे तो वो हसीन अजनबी बेहद समझदार लगा। उसने पते की बात कहा था जिसे मौजूदा दौर के शहजादा बदरुद्दीन कादरी ने नहीं समझा और तंज कर बैठे। जमीला बेगम ने निगाहें झुकाकर कुछ सोचते हुए कहा, बावजूद इसके पता लगाना क्या ज़रूरी नहीं कि आखिर वो है कौन? तब सारंगी मास्टर सुभान ने कहा, क्या वो खुद नहीं बताएगा कि वो है कौन? जमीला बेगम ने सख्त लहजे में पूछा, तुमने क्या उसका जवाब नहीं सुना था? सुभान फौरन सर झुकाकर बड़बड़ाया, सुना था मोहतरमा। तब मियाँ बदरुद्दीन ने अपनी खुद तमादी का इजहार किया, छोड़िए ना बड़ी भी, मैं पता लगाऊंगा ना। बहुत खूब, जाइए मुलाजमा से खाना मांग कर खा लीजिए और अपनी वालदा के लिए भी ले लीजिएगा। जमीला बोली तो बदरुद्दीन ने कहा, जी शुक्रिया मोहतरमा। पर्दे की ओट में खड़ी कनीज फातिमा और कशिश बानो ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे को देखा और उनके होंठों पर फीकी मुस्कुराहटें तैर गईं। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातिन, मुमकिन है आप लोग तजब्जुब में पड़े होंगे कि आखिर ये रोबीला अजनबी जवान और बदरुद्दीन कादरी कौन था। तो वाज़े कर दूं कि मज़कूरा खूबसूरत स्मार्ट नौजवान बैरिस्टर तशकरान इब्राहिमी था और बदरुद्दीन कादरी एक मखलूकुल हाल शख्स, जिसके वालिद अब्दुल कादिर निज़ामी के पास 40 साल कबल न तो रहने के लिए कायदे का मकान था और न खाने का मुनासिब बंदोबस्त। सड़क किनारे की 8 धूर गैर मजरूआ ज़मीन उसकी झोपड़ी थी, वो भी बेमरम्मत। अब्दुल कादिर के वालिद शहर में रिक्शा चलाते चलाते दम तोड़ गया था और मियाँ कादिर 2 दिन अगर कहीं मजदूरी करता तो फिर 4 दिन घर में बैठा रह जाता। तब बदरुद्दीन 7 साल का था और एक सरकारी फ्री स्कूल में ज़ेर तालीम था। उधर अब्दुल कादिर कई दिनों से अपनी बीवी, जो पहले उसकी फूफीजाद बहन भी थी, उसकी डांट सुन कर तंग आ चुका था। उसकी बीवी यानी हुसना बेगम का कहना था कि इब्राहिम सरकार या इस्माइल सरकार जब भी बरहमपुरा या सातपुरा की अपनी हवेली पर आएँ तो उनसे जाकर मिले
और उनसे अपने लिए किसी काम की इल्तजा करे। अगर वो लोग इसे अपने खिदमतगारों में भी शामिल कर लेंगे तो दिन यकीनन फिर जाएंगे। लेकिन अब्दुल कादिर की हिम्मत उन लोगों के सामना करने की बिल्कुल नहीं हो रही थी। ताहम दिन रात की डांट और निकम्मेपन का तकाजा सुनकर अंजाम का डरते डरते वो एक दिन इस्माइल सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना दुखड़ा सुनाया। तो उसकी मस्कीन सूरत देखकर इस्माइल जलालपुरी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे काबिल रहम समझकर मुजफ्फरपुर में ही वाक़े अपनी मिल्कियत की देखभाल के लिए मुनासिब तनख्वाह पर उसे मुकर्रर कर लिया और अपने वालिद हज़रत इब्राहिम सरकार या दादा जान इसराफील जलालपुरी से इजाज़त लिए बगैर बंद पड़े अपने चंदवारा वाले नीम पुख्ता खपरेल मकान में उसे बीवी बच्चों के साथ रहने की इजाज़त दे दी। क्योंकि शहर की तमाम सड़कों की मरम्मत चल रही थी और उसे कुशादा भी किया जा रहा था, लिहाजा उसकी उजड़ी हुई झोपड़ी का अब नामो निशान मिटने ही वाला था। बहरसूरत इस्माइल सरकार के कहने पर ही अब्दुल कादिर ने अपने 7 साला बेटे बदरुद्दीन का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। उस वक्त तशकरान इब्राहिमी 5 माह के अपनी वालदा के शिकम में ही थे। बहरसूरत तनख्वाह के अलावा भी अब्दुल कादिर मियाँ को ऊपर की कुछ आमदनी हो जाया करती थी, लिहाजा रफ्ता रफ्ता उसने शराब की आदत पाल ली। फिर तो उसे नित नए शबाब का भी चस्का लग गया, लिहाजा उसने खुद को कोठे की रंगीनियों में भी डबो दिया। ऊपर से रंगबाजी और हैकड़ी उसकी फितरत में शामिल हो गई। चुनांचे अब उसकी शिकायत सीधे इब्राहिम सरकार तक पहुंचने लगी। हुसना बेगम ने उसे उसके आखिरी अंजाम का भी एहसास दिलाया, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाता रहा। अंजामकार एक हसीन शाम के अंधेरे उजाले में इब्राहिम सरकार जब अपने घोड़े से चतुर्भुज स्थान के उस महल्ले में तशरीफ़ लाए तो तहलका मच गया। चंद मुलाजमीन जो पहले से उनके अहकाम के मुताबिक मौजूद थे, अब्दुल कादिर को एक जिस्म फरोश औरत के घर में रंगे हाथों पकड़कर इब्राहिम सरकार के सामने पेश किया तो वो उसके फेल से मानूस होकर गज़बनाक हो उठे। वो घोड़े से नहीं उतरे जबकि दर्जनों कुर्सियाँ उनके लिए सड़क किनारे लग चुकी थी। उन्होंने सर झुकाए सामने खड़े अब्दुल कादिर से कहा, इस्माइल सरकार से तुम्हारी गुर्बत और मफलिसी की बातें सुनकर मैं भी बेहद मुतासिर हुआ था मियाँ अब्दुल कादिर, लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हारे इस्माइल सरकार को भी तुम्हारी ज़ात से हरगिज़ ऐसी उम्मीदें नहीं रही होंगी कि शिकम सैर होने के बाद तुम एक मामूली शख्स भी शेखी और रईसी बघारने लगोगे। यूँ शराब नोशी और अपनी सेहतमंद नेक बीवी के मौजूद होने के बावजूद गैर महरम औरतों के शबाब की तलब सरासर हरामकारी है। तुम्हारे इस फेल से मेरे ख़ानदान के सारे अफराद को सदमा पहुँचा है। इस महल्ले की बेबस मखलूक के साथ तुम्हारी ज़ोर ज़बरदस्ती और रंगबाजी करने की सज़ा में हम तुम्हें फ़िलहाल बेघर तो नहीं करेंगे। जो मकान तुम पर तरस खाकर मेरे लख्त जिगर इस्माइल सरकार ने तुम्हें आर्जी तौर पर रहने के लिए दिया था, क्योंकि फ़िलहाल तुम्हारा बेटा नाबालिग है और तुम्हारी बीवी एक नहायत मासूम और काबिल रहम खातून, मगर इस्माइल सरकार ने तुम्हें जिस काम पर मामूर किया था उससे मैं तुम्हें महरूम करता हूँ। अब तुम अपने दम पर जीने की कोशिश करो और अपनी बीवी बच्चा की परवरिश करो। चुनांचे अपने अल्फाज के साथ ही वो घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ से चले गए थे और अब्दुल कादिर आसमान से मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा था, लिहाजा वो बुरी तरह बीमार हो गया और चंद महीने के अंदर ही दम तोड़ गया। बहरसूरत बदरुद्दीन 7वीं जमात से आगे नहीं बढ़ सका। चंद बड़े लोगों की मुसाहबतगिरी करके 13 वर्षों की उम्र के बाद से किसी तरह गुजारा करता रहा। अब गुज़श्ता 6 वर्षों से मुस्तकिल तौर पर जमीला बेगम की जी हुजूरी में लगा हुआ था और उसी के रहमो करम पर जी रहा था। सच तो ये भी था कि वो कशिश बानो से एक तरफा खामोश मोहब्बत करता था, जिसे जाहिर करने की
जिसे जाहिर करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी, जबकि कशिश बानो को खुद भी उसका रत्ती बराबर एहसास नहीं था और न वो बदरुद्दीन के मुतल्लिक ऐसा कभी सोच सकती थी। उसके सामने बदरुद्दीन की हैसियत ही क्या थी। बरसूरत अब तस्करान इब्राहिमी की सुनिए कि जब उसने मिडिल स्कूल से 7वीं जमात फर्स्ट डिवीज़न से पास किया तो उसके परदादा हज़रत इसराफील जलालपुरी अपनी बेगम के साथ उसे कलकत्ता बुला लिया, क्योंकि बिहार और बंगाल की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और वो फ़र्क आज भी है। और खुद इसराफील जलालपुरी ऑल इंडिया लेवल के सबब अपने ओहदे पर मामूर थे। वाकई तस्करान इब्राहिमी एक जीनियस तालिब इल्म था, लिहाजा वक्त आने पर उसने भी वलायत जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसका इसराफील जलालपुरी को इंतज़ार ही था। बहरसूरत जब वो वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया, इसराफील जलालपुरी रिटायर हो चुके थे। इत्तफाक से एक शब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हरकत कल्ब बंद होने के सबब वो जहान फ़ानी को अलविदा कह गए। उसके बाद तस्करान इब्राहिमी, जिसे मुजफ्फरपुर शहर और उन इलाकों की कतई वाकफियत नहीं थी, अपने अब्बू जान इस्माइल सरकार के मशवरे पर मुजफ्फरपुर के एक सीनियर वकील मौलवी अख्तर हुसैन साहब के साथ रहकर वकालत की प्रैक्टिस करके जज के ओहदे तक पहुंचने की राह हमवार करने लगे। कुछ ही दिनों बाद मौलवी अख्तर हुसैन साहब के अकॉर्डिंग जब उन्होंने इस्माइल व इब्राहिम सरकार से बताया कि तस्करान इब्राहिमी एक नहायत लर्नेड व काबिल वकील हैं, जिनकी दलीलों से हाकिमों की बाछें खिल जाती हैं और अदलिया के हजरात काफ़ी मरूब होते हैं, तो इस्माइल व इब्राहिम सरकार का सीना फ़ख्र से फूल उठा था। लेकिन जब उन्होंने हंसते हुए ये बताया कि अजीज़ मोहतरम पैसे के मामले में बहुत पीछे हैं, क्लाइंट्स से कहते हैं कि मेरी उजरत क्या होनी चाहिए या क्या होगी, वो दादा जान हज़रत अख्तर हुसैन जिल्लहु आला से जाकर बातें करें। ये सुनकर इस्माइल व इब्राहिम जलालपुरी हंस कर बेहाल हो उठे थे। बहरसूरत अब उसी तस्करान इब्राहिमी को कोठे की रौनक ने अपनी जानिब खींच लिया था। अब थोड़ा सा जिक्र हसीन व मगरूर जमीला बेगम का अर्ज़ है कि उसकी माँ ज़ोहरा बेगम बाज़ाब्ता एक मशहूर व मारूफ तवायब थी, जो 6 साल अपनी बेटी जमीला को लेकर बनारस से आकर मुजफ्फरपुर में आबाद हुई थी। उसके फ़न का तूती बोलता था। बहरहाल उसका मंसूबा था कि वो अपनी बेटी जमीला बेगम को ऊंची तालीम दिलवाकर सरकारी मुलाजमत के काबिल बनाएगी, जिस पर जमीला ने भी अमल किया था। गरीब हो या अमीर, किसी भी महज़ब ख़ानदान के नौजवान को अपना हम सफ़र बनाकर वो इस रंगीन बस्ती से दूर के माहौल में अपना घर बसाना चाहती थी, क्योंकि रुपए पैसे की उसे पूरी फरावानी थी। यही सबब था कि अपने फ़न में माहिर होने के बावजूद उसने अपने पैरों में घुंघरू नहीं बांधा था और न ही मुजरा के लिए कभी महफिल में उतरी थी। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी एक रात एक शर्मिला रईस ज़्यादा उसके कोठे पर पहली बार आ गया। उन दिनों ज़ोहरा बेगम के कोठे पर जमीला की एक खालाजाद बहन मैमूना बेगम कोठे की जीनत बनी हुई थी। बहरहाल जमीला ने रईस ज़ादे को पर्दे की ओट से क्या देखा, वो खुद भी बेनकाब हो गई और रफ्ता रफ्ता दोनों ही एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। लिहाजा गुज़रते वक्त के साथ जमीला ने अपने महबूब को खुश करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू भी बांधी और तन्हाई में उसके लिए मुजरा भी किया। चुनांचे वो खुद को रईस ज़ादे का बिस्तर भी गर्म करने लगी, क्योंकि उसने जमीला को अपनी बाहर वाली बेगम बनाने का वादा कर दिया था। उन्हीं दिनों हैदराबाद में मुकीम उसकी खाला सुगरा बेगम की अलालत का सुनकर रईस ज़ादे की इजाज़त के बाद अपनी माँ ज़ोहरा बेगम के साथ वो हैदराबाद चली गई। वहाँ से वापसी में उसे 3 माह लग गए। जब आई तो वो हामला थी, लिहाजा उसका दावा था कि ये हमल उसके आशिक रईस ज़ादे का है।
अंजामकार जमीला बेगम उस रईसजादे को तो नहीं पा सकी, बदले में उसे जिल्लत व रुसवाई सहनी पड़ी। अब थोड़ी सी रोशनी कशिश बानो की ज़िंदगी पर। कशिश भी जमीला की खालाजाद बहन की बेटी थी, जो बहन बेबस हालात में कशिश को छोड़कर मर चुकी थी। कशिश बानो किसी नवाबजादे की जायज़ बेटी थी, क्योंकि उसकी माँ जीनत परवीन को मज़कूरा नवाबजादे ने बाज़ाब्ता अपनी मनकूहा कबूल किया था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे अपनी हवेली पर ले जा सके। ऐसे में वो तवाइफों के मोहल्ले में ही किराए का मकान लेकर रखा था और 3000 रुपये माहाना मुकर्रर कर दिया था। लिहाजा कशिश की माँ सख्त बीमार पड़ी तो नवाबजादा रूपोश हो गया और जीनत परवीन बेहतर इलाज के बगैर तड़प कर मर गई। उन्हीं दिनों जमीला बेगम ने अपनी नौज़ायदा बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम कनीज़ फातिमा रखा था। तभी 12 साला हसीन कशिश बानो अपनी खाला जमीला बेगम की पनाह में मुजफ्फरपुर आ गई थी। वो उसी उम्र में नाच गाने में माहिर थी, मगर महफिल सजाने के लायक नहीं थी। लिहाजा ज़ोहरा बेगम की एक दूर की बहन बेटी जो कलकत्ता से आई थी, उसका नाम मैमूना बेगम था, जिस पर जमीला बेगम, उसकी बूढ़ी माँ और नौज़ायदा बच्ची कनीज़ का दारोमदार था। ऊपर से कशिश भी आ गई थी। लिहाजा कशिश की जब 16वीं साल चल रही थी, मैमूना बेगम अपने किसी आशिक के साथ भागकर अपना घर बसा लिया। उसके बाद कशिश बानो ने अपनी खाला जमीला बेगम, नानी ज़ोहरा बेगम और 4 साला गुड़िया कनीज़ फातिमा के लिए नाचने लगी। तब से नाच ही रही थी। रफ्ता रफ्ता कनीज़ फातिमा 20 साल की हो चुकी थी, जो मोहल्ले की नमूना थी। उस वक्त वो BA फाइनल की जीनियस व महज़ब तलबा थी और कशिश बानो 31-32 साल की, लेकिन देखने में 22-24 से ज़्यादा की नहीं लगती थी, क्योंकि वो भी खूबसूरत और मासूम थी। बारसूरत यहाँ कहानी कनीज़ की दूसरी किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।